electromagnetic wave radiation. So electromagnetic wave radiation are basically oscillating electrical and magnetic field perpendicular to each other and perpendicular to propagation of wave and perpendicular to the propagation of wave. That is, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट हो रहे होंगे एक दूसरे से परपेंडिकुलर एंड perpendicular to the direction of propagation. So let's say this is the x-axis, ये है y-axis, और देखिए अगर ये पेपर की प्लेन को, इस पेपर की प्लेन को इमेजिन करो, थोड़ा पेपर की प्लेन को आप मान रहे हो, तो आगे की तरफ x-axis माने, ऊपर की तरफ y-axis माने। अब देखो इस प्लेन से आपकी तरफ, ऊपर की तरफ, इधर पेपर की प्लेन से आपकी तरफ आता हुआ जो एक्सिस बनेगा वो z एक्सिस है। अब z एक्सिस वैसे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट, लेकिन उसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं यहां पे, ये। लेकिन आप इमेजिन करिए इसको, आप इमेजिन करिए कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है आपकी तरफ, तो x एक्सिस आगे की तरफ, y एक्सिस इधर ऊपर की तरफ, और z एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है। तो ये तीन एक्सिस हुए हमारे, x, y एंड z। तो मान लीजिए हमारा वेव इस तरफ जा रहा है x एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से प्रोपगेट, इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर एक हमने एरो लगा दी। देन मैग्नेटिक फील्ड जो था वो इस तरफ आ रहा है। सो E हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड and B vector here is representing magnetic field. कैसे इमेजिन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट हो रहा है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे ऑक्सीलेट हो रहा है, और वेव आगे की तरफ जा रहा है। एक और डायग्राम से समझो, थोड़ा और आपको हेल्प मिलेगा समझने के लिए। सो लेट्स से दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो उसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, लेट्स से इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऊपर नीचे ऑक्सीलेट हो रही है, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे ऑक्सीलेट हो रही है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ रही है, ऊपर नीचे जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वेव जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और वेव का जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इतना याद रखें तो भी काम चल जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग में बना रहा हूं, इस तरीके से। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रहा है इधर ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा, और ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है कहीं पे, तो बल्ब से जैसे ही आपने लाइट ऑन की तो ये लाइट निकलने लगी। अब हम जानते हैं कि जो हम लाइट देखते हैं
विजिबल लाइट दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो वेव है ये आपको दिख रही है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें हुआ क्या होगा, तो ये जो फिलामेंट है यहाँ पे, इस फिलामेंट के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। जैसे ही आप इसमें से पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीलेट होंगे। तो पार्टिकल्स के ऑक्सीलेशन से, यानी कि ऑक्सीलेशन समझते हैं हम, एक पॉइंट के अबाउट आगे जाना और पीछे जाना, इस तरीके से आगे पीछे होता रहेगा ये। तो इसके ऑक्सीलेशन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन शुरू होगा, और उसके ऑक्सीलेशन जो निकलेंगे बाहर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो ऑक्सीलेट होते हुए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये जो निकलेगा ना, यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। फिर से समझो, यहां पे अंदर में चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और चार्ज पार्टिकल के ऑक्सीलेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, और परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। जिस डायरेक्शन में वेव अपनी निकल रही है उसके परपेंडिकुलर होंगे दोनों। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप याद करिए, तो ये मैक्सवेल की थ्योरी से आता था। मैक्सवेल की थ्योरी याद है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी वजह से आपने देखा था कि रुथरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था, बिकॉज वहां एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद भी वहां एनर्जी एमिट नहीं हो रही थी। तो यहां हम कह रहे हैं कि फिलामेंट के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो ऑक्सीलेट हो रहे हैं, तो कभी उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वहां से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगे, जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक समझ में आया हमें? तो कोई भी सब्सटेंस अगर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप समझें कि वहां पे चार्ज पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो जब वो ऑक्सीलेट होंगे, तो ऑक्सीलेट होते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। एक बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट हुए, होते हुए निकल गए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से निकला, तो वो जिस भी सोर्स पे पड़ेगा वहां पे आप बोलोगे कि लाइट दिख रहा है आपको, मतलब लाइट हिट कर रही है, इस तरीके से कहते हैं। और वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो आपकी आंखों के अंदर में जो सेंसर्स हैं वो उसको पकड़ लेते हैं कि हाँ यहाँ से लाइट आ रहा है, और उसको फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि हाँ लाइट इधर से आ रहा है, और क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो सारी चीजें उसके बाद की हम जानते हैं। नोट कर लिया हमने यहाँ तक? अब वो चार्ज पार्टिकल्स जनरली इलेक्ट्रॉन होते हैं, या न्यूक्लियस भी हो सकता है। देन आगे बढ़ेंगे हम और लिखेंगे some important characteristics of a wave. Some important characteristics of a wave. So let's say ये हमारा एक वेव है। तो वेव में जो हाइट होता है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम हाइट जहां तक पहुंचेंगे उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहां से आप नीचे जाओगे तो ये जितना डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ जितना जा सकता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन होता है ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ आपको देखने को मिलेगा उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। और ये जो पीक होता है ना, इस पीक को कहा जाता है क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और जो सबसे नीचे की तरफ बॉटम दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ट्रफ। ट्रफ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको
लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। या फिर आप कह सकते हो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू द वेवलेंथ लैम्डा। सो लिख लिया जाए वेवलेंथ the distance between two consecutive crest or trough, and it is represented by lambda represented by lambda। और जनरली इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड सो ऑन एक्सेट्रा। मतलब कुल मिला के यूनिट ऑफ लेंथ में आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस है एक तरीके का, सो यूनिट ऑफ लेंथ से इसको डिनोट कर देते हैं। नाउ हम ये जानते थे, अगर आपसे कन्वर्जन पूछे, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, एंड 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter, and 1 picometer is 10 to the power minus 12 meter। वेवलेंथ था ये। वेवलेंथ क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। अगर आप लेट से यहां से शुरू कर रहे हो इस पॉइंट से, तो आपको फिर यहां तक नापना पड़ेगा। जरूरी नहीं है क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस हो, बेसिकली दो इसके अंदर में एक डेप्थ और एक हाइट आना चाहिए। बट नापने के लिए दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हम नाप लेते हैं, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का, और उससे हम निकाल लेते हैं वेवलेंथ। नोट कर लिया हमने। देन सेकेंड लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second। Number of waves passing through a point in 1 second represented by represented by nu बोलते हैं इसको, represented by nu, and इसका यूनिट होगा, यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज जिसको HZ भी लिखा होता है, और साइकिल्स पर सेकेंड, और सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। वन हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो ये बता रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक वेव है, तो किसी एक पॉइंट से कितने वेव पास हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो आप मान लीजिए, ऐसे ही बस समझने के लिए, कि आप यहां खड़े हो गए हो और इस पॉइंट से जितने वेव जाते जा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, ये वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है इस तरफ, तो वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस तरीके से निकलता चला जा रहा है, तो ये पोर्शन आगे निकलेगा। तो जब यहां से
देखो यहां से यहां तक आएगा, यहां तक, यानी ये वाला पोर्शन जब यहां आ जाएगा तो इसको मैं कहूंगा एक वेव। एक वेव का मतलब लैम्डा के बराबर लेंथ को एक वेव कह रहे हैं। तो यहां से यहां पहुंचेगा तो एक वेव, फिर इतना ही, दो, तीन, इस तरीके से वेव काउंट कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज बेसिकली व्हाट, इसका मतलब है कि लैम्डा डिस्टेंस अगर 1 सेकेंड में एक पॉइंट से पास हुआ तो मैं कहूंगा उसको 1 हर्ट्ज। अगर 2 लैम्डा पास हो रहा है तो 2 हर्ट्ज। 3 लैम्डा पास हो रहा है एक पॉइंट से 1 सेकेंड में तो उसको कहूंगा 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, इस तरीके से। जैसे कि अब फ्रीक्वेंसी कई चीजों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेव्स के लिए ही आप मेजर करोगे। जैसे कि सन है हमारे पास, अब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ जो घूम रहा है ना, आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ और फिर उसके बाद आप बोलो कि ये वापस घूम के अर्थ जब यहाँ पे आएगा तो उस एक साइकिल को कहूंगा मैं 1 साइकिल। तो कितने साइकिल्स वो लगा सकता है एक पॉइंट में। अब ये ऑब्वियसली साइकिल्स पर सेकेंड नहीं होगा, साइकिल्स पर ईयर, पर 2000 ईयर, इस तरीके से आप मेजर करोगे। बट यहाँ पे भी एक फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि साइकिल्स आ रहे हैं, यानी रिपीटिशन हो रहा है एक ही जैसे। अ, तो सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है। तो अर्थ सन के अराउंड एक साल में एक चक्कर काट लेता है, यानी 365 डेज में एक साइकिल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जो अगर पूछे कि बताओ क्या फ्रीक्वेंसी है अर्थ के सन के अराउंड सर्कुलर मोशन की, तो आप कह सकते हो 1 साइकिल पर ईयर। एक ईयर में एक साइकिल लगा लेता है, और क्योंकि हमने उसी हिसाब से अपना ईयर भी बनाया हुआ है तो यहाँ सब कुछ सेम हो गया। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम देखते हैं एसी अल्टरनेटिंग सोर्स जो घर में करंट आता है वो होता है 50 हर्ट्ज का। आप अप्लायंसेस कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखोगे तो उस पर लिखा होता है कि फ्रीक्वेंसी वहां पे है, फ्रीक्वेंसी वहां पे है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को मान लो वेव के फॉर्म में मानते हो इस तरीके से, तो 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल्स इसने पर सेकेंड में लगा लिए हैं। एक सेकेंड में 50 टाइम्स, यहां पे आपको 50 वेवलेंथ पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगी, यानी 50 साइकिल्स पर सेकेंड आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम अगर किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं नॉर्मल, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो मान लो यहां से कोई सोर्स था जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा था, तो आप एक पॉइंट पे खड़े हो गए और वहां आप देखना शुरू करते हैं। तो यहां से आप जब देखना शुरू करते हैं तो कितने वेव्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड इस एक पॉइंट से, इस पॉइंट से जो आपने अपनी मर्जी से डिसाइड किया था, दैट विल बी नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। जितने साइकिल्स पर सेकेंड या जितने वेव्स पर सेकेंड पास होंगे उसको कहेंगे हम साइकिल्स पर सेकेंड, और उसको हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी में दिखा दिया जाए। राइट, अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज का होगा घर पे जो आता है, तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड वहां पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब 50 बार वो ऑसिलेट हो चुका है, आप ऐसा समझ सकते हो। इस पॉइंट से इस पॉइंट आना को एक एक कह रहे हो आप, यहां से यहां 1, तो ऐसे 50 टाइम्स आपका एसी करंट ऑक्सीलेट हो चुका होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात हमने कर ली। देन बात करेंगे हम वेलोसिटी की। थर्ड पॉइंट होगा वेलोसिटी। सो लिखिए, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप, रिप्रेजेंटेड बाय वी, वेलोसिटी के लिए वी लिखते हैं, और यूनिट हो जाएगा इसमें मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड इसी तरीके से जनरली यूज करते हैं। अब ये मीटर पर सेकेंड को कई जगहों पे आप देखते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -1 करके लिखा हुआ होगा, खैर वो सब तो हम कर लेंगे, आसान चीजें हैं वो। सो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, तो लेट से हमारा वेव इस तरीके से है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 1 सेकेंड में। तो आप कोई एक पॉइंट मार्क कर लो, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो
इसमें आप देखते हो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। सीधा सीधा डिस्टेंस देखना है आपको, ये पूरा ऐसे ऐसे मेजर नहीं करना है आपको। आपको लीनियर डिस्टेंस देखना है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज द वेलोसिटी। सो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं, देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड की जगह आपके पास मान लो टी सेकेंड्स है, तो टी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, लेट इट बी डी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखने को मिलता है दैट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी is number of cycles per second, that is 1 upon time. So time will be 1 upon frequency. So इसको अगर हम लिखें तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू हो जाएगा, और इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओके एक चीज और रुक जाओ, डिस्टेंस को आप देखिए, तो अगर मैं नंबर ऑफ डिस्टेंस को अगर मैं वेवलेंथ के बराबर लूं, मैं चाहता हूं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो डिस्टेंस को अगर मैं वेवलेंथ के बराबर ले लूं, तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, यानी एक वेव को यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में लैम्डा के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो कितना था। सो लेट द टाइम बी टी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड के हिसाब से अगर आप देखो तो एक लैम्डा ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो अगर टी था तो फ्रीक्वेंसी था 1/t। सो टी बिकम्स 1/न्यू। तो टाइम की जगह अगर आप लिखोगे सो ये न्यू आ जाएगा ऊपर, 1/टाइम, टाइम की जगह रखो तो न्यू ऊपर आ जाएगा। सो आपके पास एक फॉर्मूला यहां से आ जाता है दैट v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये ध्यान रखना आप। टाइम पीरियड, अच्छा t जो है वो आप यहां पे देखो ठीक से सब्स्टिट्यूट करना, आप ये कह रहे हो कि ये है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड है ये, एक वेवलेंथ को क्रॉस करने का टाइम पीरियड, और ये है फ्रीक्वेंसी। सो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा उसको कह रहे हो आप टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को अगर आप देखोगे सो दिस बिकम्स 1/न्यू। न्यू को आप इधर ले आओ तो समझ में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अच्छा, अब एक चीज यहां जो इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है वो आप समझिए। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेलोसिटी इज इक्वल टू c, एंड c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसके लिए यही रिलेशनशिप चलेगा, इसको भूलना मत। क्या कि वेलोसिटी c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरी नहीं होगी। तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट बिकम्स c इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। नाउ c अगर कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं यहां पे दैट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन lambda is inversely proportional to frequency। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बिकॉज सी तो कांस्टेंट था। दैट मीन्स अगर आप मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी
घट रही होगी, और इसका उल्टा भी सही है कि फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहां से, जो हमें ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन से होते हैं, क्या हमें ये पता है? और अगर हमें नहीं पता है तो हमें अब पता चल जाएगा। होता कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो शुरुआत होती है इधर से, लेट्स से हम शुरुआत कर रहे हैं गामा रेज से। गामा रेज, गामा, वाई लिख दिया, गामा रेज। गामा रेज के बाद आते हैं एक्स रेज। एक्स रेज के बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आता है विजिबल। विजिबल विजिबल के बाद आएगा इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के बाद आती है रेडियो वेव्स। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। ये देखने को मिलता है आपको दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में गामा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप गामा रेज से एक्स रेज से यूवी रेज और विजिबल रेज और इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो घटता चला जाता है। गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो। ये हमारा ऑर्डर है। बीच में कुछ छूट गया मेरा। इंफ्रारेड के बाद यहाँ पे अ, एक और रेज आती हैं, वो होती हैं, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव ओवंस के अंदर में, खाने को गर्म करने के लिए। खैर उस पर बाद में आएंगे। तो ये है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर था ये। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे वेवलेंथ का क्या ऑर्डर आना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ? सो अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगा। हमने कहा फ्रीक्वेंसी अगर घट रहा है तो वेवलेंथ बढ़ना चाहिए। इसका मतलब इधर से इधर आप जाओगे तो हमें देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी जो थी वो घटती जा रही थी, और दोनों का प्रोडक्ट सी, दैट इज लैम्डा इंटू न्यू, दैट वुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ऑल्सो एक चीज और ध्यान देने की है यहाँ पे, वो ये है कि विजिबल रेज जो होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। हम ये जानते थे। कौन कौन सी 7 कलर्स होती थी? जब आप प्रिज्म से पास करते थे व्हाइट लाइट को, तो आपको 7 कलर्स का मिक्सचर मिलता था, जो था विबग्योर। याद है हमें? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इसके अंदर में अगर आपसे हम पूछें कि बताइए किसका वेवलेंथ ज्यादा है और किसका वेवलेंथ कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ऐसे याद रखो, अल्ट्रा वायलेट के बाद आता है वॉयलेट, और रेड के बाद आता है इंफ्रारेड। और आपको याद है विबग्योर? तो विबग्योर में वॉयलेट के पहले इन अल्ट्रावायलेट और रेड के बाद इंफ्रारेड। है ना सिंपल? तो आपसे अगर मैं विबग्योर के अंदर में पूछ लूं, तो अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो वॉयलेट की सबसे ज्यादा होगी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको वेवलेंथ पूछ लिया जाए, लैम्डा वेवलेंथ पूछ ले कि विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा कर देना है हमें। दैट बिकम्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये ऑर्डर आ जाएगा वेवलेंथ का।
गामा रेस के पहले कभी कभी हम लोग यहाँ एक और चीज लिख लेते हैं, आप भी लिख लो। गामा रेस से पहले होगा कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हमें पता है, ये यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जो एफएम रेडियोज होती हैं और जो नॉर्मल रेडियोज होती हैं वो यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो वेव्स का। माइक्रोवेव्स को यूज कर रहे हो आप खाना गर्म करने के लिए। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट ये भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती है। देन विजिबल रेज, वो तो हमें पता ही है। उससे ज्यादा एनर्जी का होता है अल्ट्रावायलेट रेज। तो हम ये जानते हैं ओजोन, ओजोन का जो हमारे अर्थ के चारों तरफ लेयर है उसमें छेद हो जाता है, तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज भी पेनिट्रेट करने लगती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन कैंसर कराते हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा संबंध है एनर्जी के साथ। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ वेव। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना, उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वॉयलेट से भी, तो उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो जैसे ही वो अल्ट्रावायलेट रेज स्किन पे पड़ती है, वो स्किन पे जो मौजूद सेल्स हैं उनके अंदर में म्यूटेशन करा देते हैं, चेंजेस करा देते हैं। और वो फिर एक कारण बनता है, आप जानते हैं कि स्किन कैंसर का, अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर का प्रॉब्लम होता है, राइट। देन एक्सरेज जो होती है वो और ज्यादा एनर्जी की होंगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगा। अब एक्सरे आप कहाँ यूज कर रहे हो, थोड़ा इमेजिन करो। एक्सरे यूज कर रहे हो आप बॉडी के अंदर में बोन्स में कहाँ क्रैक है ये जानने के लिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे क्रैक आपको पता चल गया कि आपके उंगली में क्रैक था? मान लो आप ऐसा, चिंपैंजी का हाथ ऐसा कुछ है। अब होता ये है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी की है, तो ये जो स्किन, ये जो फ्लैश है, ये फ्लैश को पेनिट्रेट कर जाती है क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है। तो हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेस था वो स्किन तक जा रहा था, यहाँ तक, और स्किन का सेल जो था उसके अंदर जाके और उसको उस हाई एनर्जी की वजह से उसमें चेंजेस करा दे रहा था। अब ये जो एक्सरेज हैं ये और ज्यादा एनर्जी की हैं, तो वो क्या करेंगी, वो फ्लैश को पेनिट्रेट कर जाएंगी। और बोन्स जो है ना, वो थोड़े होते हैं, डेंसिटी बोन्स की ज्यादा होती है। तो आप जैसे ये ऊपर से एक्सरे लग रहा है, तो जैसे इस पे पड़ेगा तो पूरा फ्लैश वाला रीजन को पेनिट्रेट करके पीछे चली जाएंगी। लेकिन बोन्स जो है उनका पेनिट्रेशन, उनके थ्रू पेनिट्रेशन नहीं होने, तो उनका एक परछाई बनेगा। और परछाई शैडो जो बनेगा उसमें क्या करना है अपने को, पीछे आपको एक ऐसा मटेरियल लेना है जो सेंसिटिव हो एक्सरेज के प्रति। तो जैसे ये पड़ेगा तो एक्सरेज जो जो हिट करेंगी पीछे, वो बन जाएंगी लाइट, क्योंकि लाइट पड़ रहा है। और बाकी जो बोन्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनसे तो पास नहीं होना, तो उनका एक शेडो बन जाएगा, परछाई। तो वो जो शेडो वाला रीजन है, उसमें अगर आपको दिखा कि यहाँ पे आप बना रहे थे और यहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ से तो लाइट पास कर गई, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे क्रैक बन गया था। तो यहाँ पे अगर क्रैक बन गया था तो वो वहां पे आपको अलग से दिख जाएगा। और इसी वजह से आप एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सरेज के लिए। ओके, सो एनर्जी ज्यादा होने का ये है कि जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही उसमें पेनिट्रेशन पावर बढ़ता है, पेनिट्रेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब गामा रेज और ज्यादा देखिए, गामा रेज और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की मतलब और ज्यादा एनर्जी का है। तो ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि वो बॉल को भी क्रॉस कर जाएगा, बोन्स वगैरह कुछ नहीं, उसको पूरे बॉडी को पास कर जाएगा। इतनी ज्यादा एनर्जी गामा रेज कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो गामा रेज प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम पे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो गामा रेज प्रोड्यूस होती है। अब वो इतनी हाई एनर्जी की रेज हैं कि वो बॉडी को तो पेनिट्रेट कर जाएंगी, बट साथ साथ जो सेल्स हैं और जो बॉडी के अंदर में जो कुछ है वो सब में चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। और ये जेनेटिक म्यूटेशन तक पहुंच जाता है, यानी जीन्स ही मॉडिफाई हो जाते हैं। और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन फिर अगली जनरेशन तक कैरी होता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा है, सुना होगा कि ऐसा कहते हैं कि जापान में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से अभी तक जो बच्चे पैदा होते हैं वहां, कुछ बच्चों में अभी तक डिफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब बॉडी डिफेक्ट, हाथ नहीं है, आंख ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जीन्स तक म्यूटेट हो गए, इतना ज्यादा एक्सप्लोजन में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इतना ज्यादा गामा रेडिएशन का असर हुआ वहां पे जो लोग थे उनको। तो जो बच गए, ज्यादातर तो मर गए, जो बच गए उनमें जेनेटिक म्यूटेशन तक पहुंच गया बात, राइट। बिकॉज गामा रेस की एनर्जी और ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है।
कॉस्मिक रेज जो होती है वो आप अभी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, लेकिन कॉस्मिक रेज अर्थ के बाहर जब आप निकलोगे तो कॉस्मिक रेज भी एक रेज होती है जिनकी एनर्जी और ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी, यानी वेवलेंथ और कम होगा। मतलब ऐसे समझो कि होता यह है कि जो कम फ्रीक्वेंसी का होगा उसमें ऐसा ऐसा आएगा, वेवलेंथ बड़ा होगा तो ये दूर दूर होंगे। जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उसमें ऐसा ऐसा आएगा, बहुत सारा, तो ये वेवलेंथ कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एनर्जी से मैंने रिलेट करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। समझ में आता है एनर्जी का रिलेशन? अब देखो इधर आओ, इंफ्रारेड पे, माइक्रोवेव पे, तो इधर एनर्जी कम होती जाएगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो इनमें हीटिंग प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। जैसे माइक्रोवेव्स में हीटिंग प्रॉपर्टी यानी गर्म करने की चीजों को हीट करने की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। तो सन रेज जो होती हैं, जो आपको दिखती हैं विजिबल रेज, उसमें जो रेड वाला हिस्सा है वो ज्यादा करीब है इंफ्रारेड के, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। उल्टा बोल दिया मैंने, वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उसमें हीटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है। जबकि वॉयलेट जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट के ज्यादा करीब है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो वॉयलेट के पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रेड के हीट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इंफ्रारेड में यूज कर रहे हो, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स में। जब एक चीज और ध्यान रखो, जब आपको बहुत दूर भेजना है वेव्स, जब आपको बहुत दूर भेजना है वेव्स, तब आप क्या करेंगे? सो तब आप वेवलेंथ बढ़ा देते हो। जैसे रेडियो वेव्स को आपको भेजना है, दिल्ली से भेजना है नांदेड़, राइट? रेडियो वेव्स, कोई ट्रांसमिशन हो रहा है आकाशवाणी का, लेट से, तो आकाशवाणी अगर दिल्ली से चल रही है और नांदेड़ तक पहुंचनी है, तो अगर आप इनमें से यूज करोगे अल्ट्रा वायलेट या विजिबल, तो वो आते आते फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो आपको जो इंटेंसिटी चाहिए थी वेव्स की वो नहीं मिलने वाली। तो इसलिए उस केस में क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत दूर आपको सिग्नल भेजना हो। तो इनमें वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो जिसमें आप वेव सेंड कर रहे हो। तो ये फैलने की टेंडेंसी इसको बोलते हैं। ये जो वेव्स है ये थोड़ी सी फैल जाती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल से जानते हो कि अर्थ का जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू? बिकॉज विजिबल रीजन में वॉयलेट, इंडिको, ब्लू जो है इनके फैलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है वॉयलेट का, तो ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जो है वो फैल जाते हैं। जबकि रेड, ग्रीन, येलो जो है वो सीधे सीधे पास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो फैलते नहीं, डिफ्रैक्ट नहीं होते। तो इसी वजह से ब्लू जो है वो फैल गया है, तो स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, राइट? और बाकी जैसे जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिफ्रैक्ट होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। तो उस केस में आप ये देखते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा, कोई भी सिग्नल लगा है अगर, तो डेंजर लिखा है यहाँ पे, वो 230 वोल्ट ऐसा करके, यहाँ पे हड्डी बना रखी है ऐसे और एक सर है, तो वो जनरली रेड कलर से लिखा होता है। कभी भी वॉयलेट कलर से लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको, या इंडिगो या ग्रीन से। ये रेड क्यों दिखता है? बिकॉज रेड के डिफ्रैक्ट होने की टेंडेंसी कम है, तो आप बहुत दूर पे खड़े हो तब भी ये आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर यही ग्रीन कलर होता तो ग्रीन कलर यहाँ से आते आते इस तरीके से फैल जाता कि आपको ये सब धुंधला दिख रहा होता बहुत दूर से। जबकि रेड बहुत दूर तक, बहुत दूर जाने पे फैलेगा नहीं, बहुत ज्यादा डिफ्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए आप देखते हैं कि सिग्नल्स पे रेड लाइट होगा, जहां रुकना होगा, जहां डेंजर होगा, जहां पे आपका फोकस कराना होगा वो रेड लाइट से होगा, ताकि आपको दूर से भी दिख जाए, क्योंकि विजिबल लाइट में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा था। तो चाहो तो लिख सकते हो, एज द वेवलेंथ increases the tendency to diffraction decreases। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। रेडियो सिग्नल
having a frequency thousand kilohertz is emitted from a source. Calculate the time taken for it to travel 3000 kilometer. आप एक वेव को एक डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हो, तो आपने तो ये बात करनी थी कि जो भी स्पीड था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो अगर मैं डिस्टेंस चाहता हूं तो क्या ये स्पीड इनटू टाइम होगा? कितना होता है स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? अच्छा, मेरे को डिस्टेंस दे रखा था, मेरे को टाइम चाहिए, तो मैं टाइम के लिए लिख लूंगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 3000 किलोमीटर। किलोमीटर कितना होगा? इतना मीटर। और स्पीड कितना था? तो दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ ये दिया होने की जरूरत थोड़ी था। अगर कह रहे हैं रेडियो सिग्नल है, तो रेडियो सिग्नल कैसा सिग्नल होता है? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। सो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की स्पीड सेम रहेगी। रख दो यहां पे 3 × 10⁸ तो ये हो गया 3 और 3 6, और ये 2, तो 10⁻⁻2 सेकेंड। इतने टाइम में अपना वेव पहुंच जाएगा। अगर आपसे मैं कहूं इन द सेम क्वेश्चन, if frequency of 10⁻³ hertz is used, calculate the time. अगर हमने बस फ्रीक्वेंसी बदल दिया सिग्नल का, तो what will be the time taken? सो अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बिकॉज टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, स्पीड कांस्टेंट था, तो टाइम जो लगेगा वो तो सेम लगने वाला है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने फ्रीक्वेंसी क्या ली थी। So the answer here directly will be 10⁻⁻2 second. That means because all electromagnetic waves have same speed of 3 × 10⁸ meter per second, और इसी वजह से आप देखते हैं कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इन दोनों को सेम टाइम लगेगा। एक दो डेफिनेशन बच गए हैं, जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला डेफिनेशन होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए, the height of the crest or the depth of the trough
ऑफ अ वेव, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ, एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ। ये तो बात हो गई थी हमारी, एम्पलीट्यूड क्या है, तो मीन पोजीशन से जो आप हाइट देखते थे या जो डेप्थ देखते थे, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। देन अगला लिखेंगे वेव नंबर। वेव नंबर, it is defined as the number of waves present in 1 centimeter of length. So wave number आता है, it is equal to reciprocal of wavelength। भाई मैथमेटिकली इसको समझो। अच्छा, कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, न्यू के ऊपर एक बार लगा दिया तो इसको बोलते हैं न्यू बार। वेव नंबर जो है ना, ये आता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल 1/लैम्डा। जैसे आपसे मैं कहूं कि मान लीजिए लैम्डा जो है दैट इज 3 मीटर, लैम्डा इज 3 या 10 मीटर ले लेते हैं, चलो। लैम्डा जो एक वेव था, कोई एक वेव था जिसका लैम्डा था 10 मीटर, तो मैं चाहता हूं कि बताइए व्हाट इज द वेव नंबर, व्हाट इज द वेव नंबर। सो सीधा सीधा आप कह देंगे 1/लैम्डा, दैट इज 1/10, दैट कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर इनवर्स। तो आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिखोगे, और अगर आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर इनवर्स। आपको ये सही नहीं लग रहा कि नहीं नहीं मीटर इनवर्स नहीं, मेरे को तो सेंटीमीटर में ही चाहिए था, तो फिर आप क्या करेंगे, 10 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/1000, दैट कम्स आउट टू बी 0.0001। सही लिखा है, दिस विल बी सेंटीमीटर इनवर्स। चेक करो। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया क्या मैंने? हाँ, 0.001 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 10 मीटर कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर, तो 1/1000 कितना आएगा, 0.001 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जनरली आप देखते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ में, लेकिन अगर आप 1 मीटर लेंथ में भी ले लोगे तो गलत नहीं है। तो वेवलेंथ का जो यूनिट होता है उसका इनवर्स आ जाता है, कुल मिला के इतना ध्यान रख सकते हैं। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, चलिए देखें कितने लोगों से आता है, कितने लोगों को समझ में आया। द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁵ हर्ट्ज। अच्छा, जब मैं यहां रेडिएशन कह रहा हूं तो आपको यह समझना होगा, यहां मैं बता देता हूं, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
सो बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁵ हर्ट्स है तो व्हाट विल बी द वेव नंबर? So because it is an electromagnetic radiation, C equal to lambda into nu, ये होगा, and C will be equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रख दीजिए यहाँ पे, लैम्डा हमें फाइंड करना है और न्यू कितना था, 6 × 10⁵। सो 1/2 into 10⁻³ दैट इज 0.5 × 10⁻, या ऐसे रहने दो, मेरे को तो वेव नंबर चाहिए। ये किस में आ रहा है भाई, मीटर में, बिकॉज आप सब कुछ मीटर पर सेकेंड और ये मीटर में था लैम्प, और फ्रीक्वेंसी जो था हर्ट्स में था 1/2, सॉरी लैम्डा मैंने सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं। मीटर पर सेकेंड एंड 1/2, सेकेंड से सेकेंड गया तो ये मीटर में आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 × 10⁻³ मीटर इनवर्स। कितने लोगों का आया ये आंसर? यस, सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लिया हमने। What is the order of frequency, wavelength and energy of the given electromagnetic radiation? सो हमारे पास है रेड, येलो, ब्लू and violet. So what is the order of frequency, wavelength and energy for the given electromagnetic radiation? सो सीधे सीधे हम कह सकते हैं विबग्योर सीरीज आपको समझ में आना चाहिए। तो विबग्योर सीरीज में जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो था वो कम होता जा रहा है। सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, वॉयलेट का। तो वॉयलेट, फिर आएगा नंबर ब्लू का, देन येलो, येलो और रेड, देन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर हमें चाहिए तो वेवलेंथ जस्ट इसका उल्टा होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, रेड, येलो, ब्लू एंड वॉयलेट।
देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर पूछे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। सो सीधा सीधा न्यू का ऑर्डर आप उठा के यहां रख सकते हो, दैट बिकम्स वॉयलेट, देन ब्लू, देन येलो, एंड देन रेड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सबसे हो जाएगा। मुझे फटाफट इसका आंसर सॉल्व करके बताओ आप सब, टाइप करके, दैट टू रेडिएशन। अब जब मैं रेडिएशन कह रहा हूं तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कह रहा हूं। सो टू रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ए, ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 × 10⁵ एंड बी हैविंग फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁵ calculate या find the ratio of energy of A and B. Calculate the ratio of energies of A and B. बहुत ही बढ़िया। So energy is directly proportional to frequency. तो अगर मैं चाहता हूं EA/EB, सो मैं सीधा सीधा इसको कह सकता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी में आप देखिए क्या आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा VA/VB, या न्यू A/न्यू बी, सॉरी VAB। तो इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन में जो भी था ये कॉन्स्टेंट होगा वो कैंसिल हो गया होगा। तो EA/EB इज इक्वल टू न्यू बी। न्यू ए न्यू बी का रेशियो रखो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। 3 × 10⁵, 6 × 10⁵, दैट इज 1/2। नेक्स्ट एग्जांपल, थ्री रेडिएशन electromagnetic having wavelengths 3 × 10⁻³ meter, 6 × 10⁻³ meter, 9 × 10⁻³ meter. Calculate the ratio of energy of the three waves.
ओके, बता देता हूं मैं. सो वी हैव सीन दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड एनर्जी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था न्यू के. तो अगर आप इनको मिलाओगे तो वी कैन से दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. या अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो आप वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकाल लेते, फिर फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का ऑर्डर निकाल लेते, वैसे किया तो भी सही है. सो अगर हम फर्स्ट वन को कहते हैं E1 इज टू E2 इज टू E3, तो हम E1 के लिए लिख सकते हैं 1/λ1. तो 1/3 × 10⁻³ इज टू 1/6 × 10⁻³ इज टू 1/9 × 10⁻³. अब अगर इन तीनों को 9 × 10⁻³ से मैं कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, बेसिकली ये आ रहा है 1/3 इज टू 1/6 इज टू 1/9. फिर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर हर जगह, तो ये आ जाएगा 3. और इधर कितना आएगा 9/6, कितना आ जाता है 9/6, 3/2. और ये हो जाएगा 1. सही कर रहा हूं मैं? तो अब 3/2 को अगर आपको डिवीजन में 2 नहीं चाहिए था तो आप क्या करोगे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये